हम मनुस्मृति की खिलाफत ना करें, हम EWS की खिलाफत ना करें, हम 85% की बात ना करें, हम जो है जातिगत जनगणना की बात ना करें। इसी तरीके का चमत्कार बाबा राम रहीम कर रहा था, इसी तरीके का चमत्कार आसाराम बापू कर रहा था, ऐसा ही कुछ चमत्कार जो है वो आपका रामपाल ने किया था। अब तीनों की स्थितियां क्या है आपको बेहतर पता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के भी दिन पूरे हो गए हैं और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 1 साल के भीतर भीतर ये भी जेल के अंदर होगा। वहां के बच्चों को तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अमेरिका पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को UK में पढ़ाएंगे। तो ये चीज तो पिछड़ों के बच्चों को समझनी पड़ेगी। तुलसीदास दुबे द्वारा जो लिखी गई कुछ पंक्तियों का विरोध किया और ये कहा कि रामचरितमानस मनवाद को बढ़ावा दे रहा है, समाज में गंदगी और भेदभाव फैलाने का काम कर रहा है। तो RJD के तमाम नेता उनके समर्थन में आए। लेकिन यही चीज मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इसी तरह का बयान दिया कि रामचरितमानस ने समाज में नफरत फैलाने का काम किया है और ऐसे नफरती ग्रंथों को मैं नहीं मानता हूँ। तो उसमें सपा के सारे नेता जो है पल्ला झाड़ता नजर आ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों शोषितों की पार्टी है। आप दलितों शोषितों और समाजवाद की बात करते हैं और आप अपने नेता का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप किस तरह का संदेश समाज में देना चाह रहे हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो फिर आपको वोट देंगे? जब आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बात करेंगे उस काम को तो बीजेपी भली भांति कर रही है। बीजेपी ने 10% EWS कोटा दे दिया। बीजेपी हमेशा मनुवाद की बात कर रही है। बीजेपी जो है कॉलेजियम की बात कर रही है। बीजेपी लेटरल इंटरल की। आपको लग रहा सपा अपना ट्रैक बदल रही है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो समाजवादी पार्टी थी उसका ट्रैक और जब अखिलेश जी की है तो अखिलेश जी को कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की जरूरत है। समाजवाद की जो मूलतः एक अवधारणा है उस पर काम करने की जरूरत है। और अब जो डर क्यों रहे हैं इतना? और अब जो नई पीढ़ी के नेता हैं उसमें तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पिछड़ों की राजनीति और जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका है उसकी राजनीति को वो किस दिशा में लेके जाएंगे। तेजस्वी यादव जी के तो स्पष्ट है कि वो संविधान को वरीयता देंगे, वो समाजवाद को वरीयता देंगे और उसी का संघर्ष करेंगे। अब अखिलेश यादव जी को ये तय करना है, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे 80 संसद की सीटें हैं और यहाँ से ही केंद्र का रास्ता निकलता है। तो इसमें अखिलेश जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि साहब जो बहुत बड़ा जो वर्ग है हमारे प्रदेश का वो आपके ऊपर जो है आस्था भरी नज़र से देख रहा है, आपके ऊपर उनकी श्रद्धा है, आपके ऊपर उनकी आस्था है। आप उनका ध्यान रखिए और हमारी जो जंग है वो 15% मनुवादियों से जंग है जिन्होंने शासन को, सत्ता को और सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। और अगर आप उन्हीं को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं जो 85% जनता है उसका मनोबल टूटेगा, 85% जो जनता है उसका धैर्य टूटेगा, 85% जो जनता है उसके हक में कहीं ना कहीं हकमारी होगी। एक तरफ जहां आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ जो मनवाद है, जो समाज में ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, तो आपको उसका भी खुल के विरोध करना पड़ेगा। माननीय नेताजी ने कभी भी मनवाद का समर्थन नहीं किया, वो आजीवन उसका विरोध करते रहे। शरद यादव जी आजीवन उसका विरोध करते रहे, पासवान जी विरोध करते रहे। क्या मजबूरी है? अखिलेश जी को अभी और संघर्ष करने की ज़रूरत है। उनको समझने की ज़रूरत है कि समाजवाद की मूल परिभाषा क्या है, आखिर समाजवाद जो है किससे बना है, आखिर जो हमारी पार्टी का प्रिंसिपल है वो क्या है। जो नेता या जो पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक जाती है वो पार्टी कहीं ना कहीं जो है उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अब इस समय हम देख लें, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहन जी इस समय बहुजनों के हक के लिए कहीं संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही है। यही वजह है कि जो BSP पार्टी का जो कैडर है, जो उनका कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित है।
अब अगर समाजवादी पार्टी, चूंकि इस समय प्रमुख विपक्षी दल, अब मैं सपा की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं बसपा की बात क्यों नहीं कर रहा, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ फिर भी मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल जो है वो समाजवादी पार्टी है और यहाँ सपा का एक बड़ा कैडर है। वो कैडर यूपी में कांग्रेस पार्टी का, हमारी पार्टी का नहीं है। हाँ, अगर ये मध्य प्रदेश की बात होती, ये अगर राजस्थान की बात होती, तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करता कि हाँ भाई, आप मनुवाद की खिलाफत करो, आप ब्राह्मणवाद की खिलाफत करो, आप मनुस्मृति की खिलाफत करो। जहाँ जहाँ भी विपक्ष में प्रमुख दल कांग्रेस है तो वहाँ कांग्रेस के नेता खुल के इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी से डरी हुई है। साहब, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं वो खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम मनाएंगे, ठीक है ना, उसके साथ बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं। अगर बहुजनों की जो पार्टियां हैं उनके नेता अगर कोई ऐसा बयान दे देते हैं संविधान को लेकर, तो उनके नेता उनके साथ खड़े नहीं, कहते हैं इनका अपना बयान है। यही तो इतना डर क्यों है इनमें? यही तो गड़बड़ है और इसमें मुझे लग रहा है कहीं खुल के कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कहीं ना कहीं मुझे इसमें लग रहा है कि सीबीआई और ईडी का डर है। और जब तक आप डरोगे, भारतीय जनता पार्टी आपको डराएगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना डर गई, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। बिहार में जदयू नहीं डरी, तो जदयू अब सत्ता में है, आरजेडी के साथ गठबंधन बना लिया। झारखंड में क्या हुआ, शिबू सोरेन नहीं डरे। जो क्षेत्रीय दल इस समय भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरेगा, वही क्षेत्रीय दल इस समय सरवाइव कर सकता है। और जो क्षेत्रीय दल बीजेपी से डर जाएगा, जो क्षेत्रीय दल ये सोचेगा कि हम बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से पंगा ना लें, हम मनुस्मृति की खिलाफत ना करें, हम ईडब्ल्यूएस की खिलाफत ना करें, हम 85% की बात ना करें, हम जो है जातिगत जनगणना की बात ना करें, आप देख लीजिए उस पार्टी का इस समय नुकसान होना तय है। आप तमिलनाडु को देख लीजिए, वहाँ 65% आबादी ओबीसी की है। उसी आबादी के अनुपात में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, मैं इस समय पिछड़े और सामाजिक न्याय का जो सबसे अच्छा नेता है वो इस समय मैं स्टालिन साहब को मानता हूँ। स्टालिन साहब ने पूरे प्रदेश में हर विभाग में, इवन उन्होंने मंदिरों में भी पुजारियों की जो भर्ती हो रही है उसमें भी आरक्षण लगा दिया है। उसमें भी जाति को जो आरक्षण है उसकी संख्या के अनुपात में पुजारियों की भी भर्ती हो रही है और हर विभाग में उसी हिसाब से भर्तियां हो रही हैं। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने में आपकी क्या आहुति रहेगी? देखो साहब, हम तो ये चाहते हैं कि संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाए और देश संविधान से चले, ना कि रामचरित जैसे मनवादी ग्रंथ से चले जो समाज में भेद डाल रहा है। आप ये बताइए, एक तरफ दलितों को, एक तरफ पशुओं को, एक तरफ महिलाओं को, जहां आप ताड़ना का बताते हैं कि ये सब ताड़न के अधिकारी, जहां हाँ शूद्र, दलित ही तो हुए शूद्र। नहीं, शूद्रों में 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है छूत और एक होती है अछूत शूद्र। हाँ, तो दलित अछूत हैं दोनों ही उसमें। देखिए उसमें हम लोग भी आते हैं, पिछड़े लोग भी आ जाते हैं, शूद्रों में पिछड़े भी आ जाते हैं। तो जो ग्रंथ समाज में इस तरीके से भेदभाव कर रहा है तो हम तो उसको राष्ट्रीय ग्रंथ कैसे, हम तो उसको जो है राज्य ग्रंथ भी ना माने। चमत्कारी बाबा ने पूरा वो बना लिया रोड मैप। देखिए चमत्कारी बाबा, जब तक ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं होगा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। अगर ये चमत्कार रास्ता है देश को विश्वगुरु बनाना है तो इसी तरीके का चमत्कार बाबा राम रहीम कर रहा था, इसी तरीके का चमत्कार आसाराम बापू कर रहा था, ऐसा ही कुछ चमत्कार जो है वो आपका रामपाल ने किया था। अब तीनों की स्थितियां क्या है आपको बेहतर पता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के भी दिन पूरे हो गए हैं और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 1 साल के भीतर ये भी जेल के अंदर होगा, क्योंकि जिसने जरूरत से ज्यादा समाज में गंदगी फैलाने की काम की, समाज में नफरत फैलाने का काम किया, उसका सर्वनाश और उसका पतन तय है। तो रामचरितमानस को मतलब बैन कर देना चाहिए? नहीं, बैन नहीं। देखिए धर्म आस्था का विषय है, धार्मिक आस्था पढ़ाएंगे स्कूलों में, नहीं बिल्कुल पढ़ाइए, संविधान भी पढ़ाइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संविधान भी पढ़ाइए, संविधान धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे, संविधान से देश चलेगा। और अगर हम आपको बताएं संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा देश अब 41वें पायदान पे आ गया है। कहाँ हमारा देश संवैधानिक रूप से पहले पायदान पे हुआ करता था। जो मध्य प्रदेश के सीएम वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो साहब, वो वहाँ के बच्चों को तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अमेरिका पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को यूके में पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ तो पिछड़ों के बच्चों को समझनी पड़ेगी। जो पिछड़ों के लोग हैं, हमारे और आपके लोग हैं, हमें आपको समझ
समझना पड़ेगा कि बीजेपी के जितने ये बड़े बड़े नेता हैं इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे शिवराज हैं। गुमराह कर रहे हैं जनता को। निश्चित तौर पे शिवराज हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे साध्वी प्राची हो, और जितने इतने ये ढपोर संख और इस तरह के झुटवैये नेता हैं, ये सब देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकारी मतलब स्कूल, जनता धर्मशास्त्र पढ़े और इनके बेटा वैज्ञानिक बने हैं। बिल्कुल, हाँ, इनके बेटा वैज्ञानिक ये बने लोग हैं। जो है, ये लोग अपने बच्चों को तो वैज्ञानिक बना रहे हैं, अपने बच्चों को तो बड़ा बड़ा अफसर बना रहे हैं, एमबीए करवा रहे हैं ऑक्सफोर्ड से, होवार्ड से, और ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कावड़ ढोएं, हमारे बच्चे इनकी गंदगी साफ करें, हमारे बच्चे इनको पानी पिलाएं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मुख्य धारा में आए। तो इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा है कि शेरनी का वो दूध है शिक्षा, जिसे जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। हमें बाबा साहब के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए, हमें राम मनोहर लोहिया जी के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। असर है क्या ये जो विद्रोह हो रहा है? निश्चित तौर पे जो समाज शिक्षित होगा वो गलत बात को, कुरीतियों को और धार्मिक भेदभाव को कभी सहन नहीं करेगा। और आप देखिए, जहाँ भी शिक्षा का अभाव है, जिन देशों में शिक्षा का अभाव है, वहाँ धार्मिक पिछड़ापन मिलेगा आपको, वहाँ सामाजिक पिछड़ापन मिलेगा आपको, वहाँ धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे समाज बटा हुआ मिलेगा। तो शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत जितना है। विरोध अंधविश्वास पाखंडवाद को लेकर SC ST खासकर दलित लोग करते थे, अब उनसे कई गुना ज्यादा पिछड़े कर रहे हैं। पिछड़ों के तमाम नेता देखिए, तो क्या पिछड़े जागरूक हो रहे हैं इस टाइम? पिछड़ों में 3-4 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में अब पिछले 2-3 साल से अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। यादव, उसके बाद आपका लोधी, कुर्मी और मौर्य, ये 4 जातियां। और मुझे अभी लग रहा है कि जाट और गुर्जर जो समाज है, जिनकी काफ़ी आबादी है यहाँ हिंदी बेल्ट में, ये अगर और जागरूक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो जो ये 4-5 राज्य हैं, यहाँ पे जाट और गुर्जर समुदाय भी काफ़ी संख्या में है। अगर इन जो ये दोनों जो पिछड़ी जातियां हैं, ये भी अगर सामाजिक रूप से जागरूक हो जाएं, ये भी अपने अधिकार को समझने लगें, ये जो फर्जी हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है इसको उतार फेंकें, संविधान के महत्व को समझें, शिक्षा के महत्व को समझें, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है जो EWS के नाम पे ये लोग मलाई खा रहे हैं, जो कॉलेजियम के नाम पे ये लोग मलाई खा रहे हैं, जो लेटरल एंट्री के नाम पे ये लोग हमारी सीटें खा रहे हैं, और जो हमारे जो साधन संसाधनों पे जो हमारा हक होना चाहिए, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, चाहे आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में देख लीजिए, हर जगह पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। हर जगह पिछड़ों को जिसके साथ 2M दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। नीट में भी आज की तारीख में भी अभी तक जो पिछड़ों का जो आरक्षण है उसकी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं की गई है। सिर्फ तमिलनाडु में सुनिश्चित हुई है। अभी भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पिछड़ों को अभी 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। कई राज्य 14% दे रहे हैं और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो आरक्षण ही नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने 27% आरक्षण कर दिया था। अब शिवराज सिंह ने फिर से 14% कर दिया है। और जो गुर्जर समुदाय है जम्मू कश्मीर में, उसको ये पिछड़े से ST में लेके आ रहे हैं। हाँ, उसको ये ST में लेके आ रहे हैं। तो सारों को आप ST में डाल दोगे, सारों को आप SC में डाल दोगे और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दोगे, तो उससे तो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ा समाज हमारा पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। लेकिन यादव जी, आजकल जो आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना हो या रामचरितमानस हो या अंधविश्वास हो या पाखंडवाद हो, इस पर मीडिया बड़ी तिलमिला रही है। मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो साहब, ऐसा है, किसी की अगर दुखती रग पे आप हाथ रखोगे, अब जैसे आपने पिछली बार प्रज्ञा मिश्रा वाला मुद्दा उठाया था, तो प्रज्ञा मिश्रा जी के कई समर्थकों के मेरे पास फोन आया, बोले आप तो प्रज्ञा जी को अच्छे से जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, आपके इस बयान से वो नाराज हो जाएंगी। मैंने कहा अगर वो मुझसे अच्छे से जानते हैं मुझे और मेरी विचारधारा से सहमत है तो उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि इस जाति विशेष के लोग, चाहे मिश्रा जी हो मीडिया में, चाहे दुबे जी हो, तिवारी जी हो, शर्मा जी हो, ये सब बिलबिला उठते हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली है। इन्होंने 90% से ज़्यादा मीडिया जगत को कब्जा कर रखा है। ये पिछड़ी जाति के लोग, दलितों को वहाँ जगह नहीं दे रहे हैं। वो तो ये सोशल मीडिया में निश्चित ब्राह्मण है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, किसी भी चैनल में आप चले जाइए, हर जगह आपको 90% से ज़्यादा ब्राह्मण स्टाफ मिलेगा। वो तो ये सोशल मीडिया आ गया है, जिस वजह से दलित, शोषित, वंचित और जो पिछड़े हैं इनको मीडिया में स्पेस मिल पा रहा है। जो दूसरा मीडिया है इस समय, जो
सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोग अपनी आवाज़ को वहाँ रख पा रहे हैं, नहीं तो नेशनल मीडिया पे तो हमें भी उतना स्पेस नहीं मिलता है। नेशनल मीडिया पे जब भी मुझे डिबेट में बोलने का मौका मिलता है तो मुझे जो एंकर होती है 90% तो वो एंकर ब्राह्मण होंगी, अगर 10% बचे तो उसमें कोई सिंह साहब मिल जाएंगे। मेरा अगर 2 मिनट का वक्तव्य होगा तो उसमें वो मुझे 4 बार टोकेंगे, और बीजेपी का कोई प्रवक्ता होगा, कोई राजनीतिक विश्लेषक होगा, जो दुबे जी, शर्मा जी, तिवारी जी, विश साहब होंगे, उनको पूरा 5 मिनट 10 मिनट का मौका दिया जाता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये लोग दलितों और पिछड़ों से कितना जो है बौखलाए हुए हैं, कितना ये इनसे घृणा मानते। और चीज़ देखो गणतंत्र दिवस पे कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया, एक मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र की। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पक रही है आपस में, कि साहब ऊपर से तो ये बोला जाता है कि नहीं साहब हमारा देश संविधान से चलेगा, और नीचे से इन लोगों को, चाहे बागेश्वर धाम वाले बाबा हों, चाहे ऐसे कोई बाबा हों, तमाम बाबा हैं, इन लोगों को संदेश दिए जाते हैं कि आप जाओ समाज में नफरत फैलाने का काम करो, समाज में आप जो है जहर बोने का काम करो। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए तत्काल। देखो साहब ऐसा है, रामचरितमानस की तो पहले तो प्रामाणिकता क्या है, क्या प्रमाण है उसके कि वो रामचरितमानस जो लिखी गई है वो ठीक है कि गलत है। जिस भूकाल में वो लिखी गई है, और रामायण भगवान राम जब थे तो उसमें समय का काफ़ी फ़र्क है, 4-5 हज़ार साल से ज़्यादा का समय का फ़र्क है। तो रामचरितमानस की पहले तो प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। सदी में लिखी गई और थी। हाँ, तो राम 16वीं सदी में तो नहीं थे ना, राम तो द्वापर युग में थे। अब द्वापर युग की स्थिति क्या है, पहले उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद उसमें कोई ग्रंथ, उसको धार्मिक ग्रंथ बना रहे हो, राष्ट्रीय ग्रंथ बना रहे हो। धर्म शास्त्रों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है, तमाम यादव इसका विरोध करने लगे हैं। देखो साहब हमें तो आप लोग मंत्री हैं वो यादव हैं, आप भी यादव हैं, तमाम यादव इसका विरोध करने लगे। इसमें शिक्षा मंत्री जी पे मुझे एक बात याद आ रही है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जब रामचरितमानस के कुछ दोहों का